another video of class 9 physics chapter 3 dynamics 1. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 डायनेमिक्स 1 का एक और टॉपिक 3.2 न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स को अच्छे से समझ लिया था कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। किसी भी बच्चे को इससे पीछे कोई भी टॉपिक अनक्लियर है तो उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से जाके कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक अपना क्लियर कर सकते हैं। आज हम चैप्टर 3 का 3.2 टॉपिक न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि ये टॉपिक जो है इसमें हम पहला लॉ आज समझेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और डेली लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, सबसे पहले समझते हैं कि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन क्या है। इन 1686 इंग्लिश साइंटिस्ट सर इसैक न्यूटन प्रेजेंटेड हिज 3 लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में हमने ये देखना है कि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को किस साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था, कब प्रेजेंट किया था और किस बुक में प्रेजेंट किया था। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछी जाए तो आपको फ्री के नंबर मिल सकते हैं। आपने याद रखना है कि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को 1686 में सर इसैक न्यूटन ने प्रेजेंट किया था और किस बुक में प्रेजेंट किया था। इन अ बुक फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मैथमेटिक्स जिसको कहा जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो मेन टॉपिक डिस्कस करना है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझना है। सबसे पहले तो आप एक डेली लाइफ एग्जांपल देखें कि इन अ सॉसर गेम व्हेन अ प्लेयर किक्स द बॉल द किक इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। एक सॉसर गेम की एग्जांपल आप लें कि एक सॉसर गेम में जैसा कि बॉल को प्लेयर किक करता है तो किक क्या है, किक एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। बॉल एक ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट के ऊपर किक लगी, किक मतलब एक फोर्स लगी तो वो बॉल क्या है, मूवमेंट में आ गई। इट सेंड्स द बॉल इन अ न्यू डायरेक्शन विद अ न्यू स्पीड, और वो जो किक है वो बॉल को न्यू डायरेक्शन में मूव कराती है और न्यू स्पीड के साथ मूव कराती है। अगर पहले वो रेस्ट में थी तो वो मोशन में आ गई है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगने से उसकी डायरेक्शन और स्पीड जो है वो चेंज हो गई है। टू अंडरस्टैंड व्हाट कीप्स द बॉल रोलिंग, इस चीज को समझने के लिए कि क्या चीज बॉल को रोल करवा रही है, वी स्टडी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके लिए हम न्यूटन का पहला लॉ स्टडी करते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की गई है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। अब देखते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, ये स्टेटमेंट आपने याद करनी है। If the net external force acting on an object is zero, the object will maintain its state of rest or uniform motion, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसा कि ऊपर हमने सॉसर गेम की एग्जांपल ली थी जिसमें बॉल जो है उसको जब किक किया गया तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई और स्पीड भी चेंज हो गई। तो कैसे चेंज हुई, जब उसके ऊपर फोर्स लगी। कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, यानी बाहर से कोई फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगती, द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर ही रहता है। अगर वो पहले रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग जाती। और यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो किसी यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, एक कार की एग्जांपल ले लें कि एक कार मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ, तो वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ ही मूव करती जाएगी, तब तक मूव करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर लेती। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है तभी ऑब्जेक्ट की मोशन भी चेंज होती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, उसकी बेसिकली उसकी स्टेट चेंज होती है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो ऑब्जेक्ट की स्टेट भी चेंज नहीं होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इजी सा। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। An object in motion continues to move with a constant velocity, no change in speed or direction. अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता जाएगा, उसकी स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती। मैथमेटिकली अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू 0 देन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन यानी ए इज इक्वल टू 0। इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। एफ नेट का क्या मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो नेट फोर्स क्या है, 0 है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। देन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 और
जब फोर्स नहीं एक्ट कर रही तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा, जब मोशन में नहीं आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी, जब वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज वेलोसिटी का आ ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन। वही बात दोबारा से कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, इट कंटिन्यूज टू डू व्हाट इट वाज डूइंग, ये बॉडी जो है वो वही काम करती रहेगी जो वो पहले कर रही थी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी तो उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव करती जाएगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती। On Earth, uniform motion is hard to maintain due to friction and gravity. अब यूनिफॉर्म मोशन का बताया जा रहा है कि अर्थ के ऊपर यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन हम मेंटेन करें, उस बॉडी की जो स्पीड और डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, इस यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं ना तब बॉडी की। तो यूनिफॉर्म मोशन को अर्थ के ऊपर मेंटेन करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि फ्रिक्शन और ग्रेविटी की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार जिसको हम कह रहे थे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ, तो वो उसी वेलोसिटी और स्पीड के साथ मूव करती जाएगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। तो अर्थ के ऊपर इस यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड कम हो सकती है, ग्रेविटी की वजह से, तो इस तरह की जो रेजिस्टिव फोर्सेस है ना, इसकी वजह से अर्थ के ऊपर यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना मुश्किल है। इन स्पेस वेयर फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी आर निग्लिजिबल, लेकिन स्पेस में अगर हम अर्थ को छोड़ के स्पेस में जाएं तो स्पेस में फ्रिक्शन और ग्रेविटी जो है वो ना होने के बराबर होती हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव फॉरएवर इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ऑब्जेक्ट जो मोशन में होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, वो उसी स्ट्रेट लाइन में उसी स्पीड और वेलोसिटी के साथ मूव करता जाएगा तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती। अब यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और अगर आपका कॉन्सेप्चुअल बेस पेपर आता है फेडरल बोर्ड का तो यहाँ से आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं कि अर्थ के ऊपर यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना क्यों मुश्किल है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अगर एक वर्ड में भी आंसर कर देंगे ना कि ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आप आगे जो एक्सप्लेनेशन देनी होगी वो तो आप खुद से दे सकते हैं, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और स्पेस में यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करना क्यों इजी होता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन और ग्रेविटी जो है वो निग्लिजिबल है। तो यहाँ से एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी आप साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखते जाया करें। आगे देखते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। अब जैसा कि इस की हमने डेफिनेशन देखी है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो उसमें हमने एक्सटर्नल फोर्स की हम बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर नहीं लग रही तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रही। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या तो एक्सटर्नल फोर्सेस भी लग रही होती हैं और दूसरी इंटरनल फोर्सेस भी लग रही होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस को समझते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं और इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं, अगर पेपर में आपसे पूछा जाए तो आपको पता हो। An external force is an applied force acting on an object or system. एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, वो अप्लाइड फोर्स होती है जो हम किसी ऑब्जेक्ट या सिस्टम के ऊपर लगा रहे होते हैं। एग्जांपल से समझते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस को। ग्रेविटी पुलिंग एन एप्पल डाउनवर्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द एप्पल। ग्रेविटी जो है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। अब ग्रेविटी कैसे एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि वो आउटसाइड द सिस्टम लग रही है, उस आउटसाइड द किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल एप्पल के ऊपर लग रही है, सिस्टम के अंदर से नहीं लग रही। ये आगे इंटरनल फोर्स को हम देखते हैं तो तब आपको समझ आएगा कि कैसे सिस्टम और किसी ऑब्जेक्ट के बाहर से फोर्सेस लगती हैं और कैसे सिस्टम और ऑब्जेक्ट के अंदर से फोर्सेस लगती हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल इनके जो टर्म है, इनका जो वर्ड है, उससे भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर आपसे पूछा जाए एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है और उसकी एग्जांपल्स लिखें, तो आपने इस तरह पहले एक्सटर्नल फोर्स को डिफाइन करना है, फिर उसकी एग्जांपल्स देनी है। फ्रिक्शन भी क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है। फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन जो है वो क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि वो एक्सटर्नली लग रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। आगे देयर आर ऑल्सो इंटरनल फोर्सेस, इसके ऑपोजिट, एक्सटर्नल फोर्सेस के ऑपोजिट इंटरनल फोर्सेस भी होती हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू पुश द वॉल ऑफ अ मूविंग ट्रेन कैबिन, एक ट्रेन, मूविंग ट्रेन कैबिन को आप इमेजिन करें, एक ट्रेन की कैबिन में आप बैठे हुए हैं और उसकी वॉल को अंदर से आप पुश करने की कोशिश कर रहे हैं।
इट हैज नो इफेक्ट ऑन द ट्रेन्स मोशन। आपके उस वॉल को पुश करने से उस ट्रेन की मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपके उस वॉल को पुश करने से वो ट्रेन रुकेगी नहीं, बिकॉज योर पुश इज एन इंटरनल फोर्स विद इन द सिस्टम। क्योंकि आपका जो पुश है वो क्या है, इंटरनल फोर्स है उस सिस्टम के अंदर। वो सिस्टम क्या है, वो मूविंग ट्रेन है, वो कैबिन है। उस कैबिन के अंदर आप बैठ के वॉल को पुश कर रहे हैं, चाहे आप जितनी फोर्स लगा रहे हैं उस ट्रेन की मोशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये थी इंटरनल फोर्स की एग्जांपल। एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आप क्लियर करें, और पेपर में अगर आपसे पूछा जाए तो आपने इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। आगे हम डेली लाइफ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, जो आपकी बुक के ऊपर ही दी गई है। फिगर 3.9 पेज नंबर 68 ओपन कर लें। सॉसर बॉल की एग्जांपल दी गई है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से यहाँ से आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेली लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स का पता होना चाहिए। सॉसर बॉल की एग्जांपल, जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो हमने स्टार्ट में देखा था कि कैसे सॉसर बॉल जो है वो अपनी डायरेक्शन और स्पीड को चेंज करती है और क्यों करती है, और कैसे हम इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल वैसा ही वही बात है, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। डेली लाइफ एग्जांपल, When a saucer ball is kicked, जैसा कि सॉसर बॉल को किक किया जाता है, एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, एक अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है, यानी एक्सटर्नली उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट की। इट कंटिन्यूज टू रोल, वो क्या शुरू हो जाती है, वो रोल करना शुरू हो जाती है। अनटिल, तब तक वो रोल करती रहती है। अनदर अनबैलेंस्ड लाइक फ्रिक्शन और प्लेयर्स फुट स्टॉप्स और चेंज इट्स मोशन। इसका क्या मतलब है कि वो सॉसर बॉल जो है, जब हमने उसको किक किया तो उसके ऊपर एक फोर्स लगी, उसने मूव करना यानी रोल करना शुरू कर दिया। वो रोल करती रहेगी, तब तक करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग जाती। और वो और फोर्स कौन सी होगी, या तो फ्रिक्शन लगेगी, ग्राउंड की फ्रिक्शन होगी तो वो बॉल रुक जाएगी, या फिर दूसरा जो प्लेयर होगा, दूसरा वो प्लेयर आके उसको दोबारा से किक करेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी स्पीड चेंज होगी। तो ये क्या है, एक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेली लाइफ एग्जांपल है। अब आपकी बुक पे पॉइंट टू पाउंडर दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं ताकि आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता हो। Why is it more difficult to push a large man on a swing compared to a small child? आपसे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्विंग के ऊपर लार्ज मैन यानी बड़े आदमी को, मोटे आदमी को, जिसका वेट भी ज्यादा है, जो बड़ा है, उस आदमी को धक्का देना, पुश करना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है स्मॉल चाइल्ड से, छोटे बच्चे से? इसकी रीजन बताएं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इसकी रीजन क्या है कि बिकॉज द लार्ज मैन हैज मोर मैस। लार्ज मैन क्या है, उसका मैस ज्यादा होगा, वो बड़ा आदमी है, उसका मैस भी ज्यादा होगा। एंड हैंस मोर इनर्शिया, तो मैस ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। अब यहाँ पे टर्म जो है ना, इनर्शिया, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने क्लियर करना है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसीलिए आपको पॉइंट टू पाउंडर दिया गया और आपसे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सोचें इस बात को कि कैसे लार्ज मैन और स्मॉल चाइल्ड को कंपेयर किया गया है। तो लार्ज मैन का मैस ज्यादा है, जिसका मैस ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इसका क्या मतलब है इस बात का? विच मीन्स मोर रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। इसका मतलब ये है कि हमें ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, ज्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा। एक लार्ज मैन है, वो स्विंग पे बैठा हुआ है, वो रेस्ट में है, हमने उसे पुश करना है, उसे मोशन में लेके आना है, तो उसका मैस ज्यादा है तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी उसकी रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि इनर्शिया के साथ इसको रिलेट किया गया। आगे हम इनर्शिया को समझते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ये क्या है, इनर्शिया की डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करते रहना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी स्टेट को चेंज ना किया जाए, वो अपने वो चेंज जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे कह ले कि वो चेंज को पसंद ही नहीं करता, वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट वो चेंज को पसंद ही नहीं कर रही। वो कह रही है कि अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मुझे रेस्ट में रहने दो, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही हूँ तो मुझे यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करते रहने दो। अब यहाँ पे जो टर्म है ना यूनिफॉर्म मोशन, ये अब आपको अच्छे से क्लियर होगी कि कैसी मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कैसी मोशन होती है। दूसरा स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट को तो हम सबको पता है कि रेस्ट की कंडीशन में। बस इनर्शिया का कॉन्सेप्ट इतना है कि कोई भी बॉडी जो है वो चेंज पसंद नहीं करती, तो वो उस चेंज के खिलाफ अपने आप को
रेजिस्टेंस शो करवाती है कि किसी तरह मुझे मेरी स्टेट को चेंज ना किया जाए अगर हम उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। द ग्रेटर द mass द ग्रेटर द inertia ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखते हैं। यहाँ से आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जितना मास ज्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का उतना इनर्शिया ज्यादा होगा। जैसे हमने स्विंग की एग्जांपल ली, जैसे हमने लार्ज मैन था उसका मास ज्यादा था तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा था, इसीलिए हमें मुश्किल होती थी उसको मूव कराने में। आगे एक्टिविटी 1 आपकी बुक पे दी गई है इनर्शिया को समझने के लिए, वो देखते हैं। प्लेस स्टैक ऑफ कॉइन्स ऑन अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर। एक छोटी स्मॉल शीट ऑफ पेपर के ऊपर स्टैक ऑफ कॉइन्स यानी ऊपर नीचे रख के कॉइन्स को आप रखें, प्लेस करें। क्विकली पुल द पेपर आउट। और जल्दी से उन कॉइन्स के नीचे से पेपर को बाहर की तरफ खींचें तो कॉइन स्टे इन प्लेस। तो कॉइन जो है वो नीचे नहीं गिरेंगे, वो अपनी जगह पे ही खड़े रहेंगे। यानी आपने ऊपर नीचे कॉइन रखे तो वो बिल्कुल वैसे के वैसे, बस आप शीट आपने जल्दी से नीचे से खींच ली। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, उन्होंने अपनी जो स्टेट थी वो चेंज क्यों नहीं की? क्योंकि इनर्शिया की वजह से है। कॉइन्स ने रेजिस्ट किया मोशन को, चेंज इन मोशन को, वो उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने चाहा है कि हमारी जो स्टेट है वो वैसे ही रहे। तो इसी तरह हर बॉडी जो है वो रेजिस्ट करती है और इसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इनर्शिया। डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया को तो हमने समझ लिया, आगे है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। ये दो टर्म है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि रेजिस्टेंस टू स्टार्ट मूविंग। कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है और वो रेजिस्टेंस शो कर रही है कि मुझे मोशन में लेके ना जाया जाए, तो वो क्या है, इस टाइप की इनर्शिया को हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरी टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ मोशन मींस रेजिस्टेंस टू स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। अगर एक बॉडी जो है वो मूवमेंट में है, मोशन में है, तो वो अपनी जो रेजिस्टेंस शो करेगी कि मुझे रोका ना जाए, मुझे स्टॉप ना किया जाए, या मेरी डायरेक्शन को, मेरी स्पीड को, मेरी वेलोसिटी को चेंज ना किया जाए, तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन का भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। When a bus suddenly starts, passengers feels pushed backward due to inertia of rest. जब बस अचानक से स्टार्ट होती है तो पैसेंजर्स पीछे की तरफ धक्का महसूस करते हैं, पुश महसूस करते हैं बैकवर्ड में। ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्योंकि बस जब अचानक से स्टार्ट हुई तो हमारी बॉडी जो थी वो रेस्ट में थी, तो हमारी बॉडी ने चाहा कि वो रेस्ट में ही रहे, मूवमेंट में ना आए, तो उसने क्या किया, उसने रेजिस्टेंस शो की, वो रेस्ट की स्टेट में रहना चाहती थी, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप। और जब एक बस जो है वो मोशन में है, जब बस मोशन में है तो हम भी, तो जो पैसेंजर अंदर बैठा होगा, जो पर्सन होगा वो भी मोशन में होगा उस बस के साथ। इट मींस उस पर्सन की, पैसेंजर की स्टेट क्या है, मोशन। व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप, जैसा कि अचानक से मूविंग बस स्टॉप करती है तो पैसेंजर्स जो हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं, फॉरवर्ड। क्यों, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। यानी वो अपनी स्टेट को जो कि मोशन में थी वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि हमारी वही स्टेट रहे, हमने स्टॉप नहीं होना और ना ही हमने अपनी डायरेक्शन या वेलोसिटी या स्पीड को चेंज करना है। तो ये सारा किस वजह से हो रहा है, इनर्शिया की वजह से हो रहा है। ये इनर्शिया की डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं। इनर्शिया ऑन एन ऑब्जेक्ट इन बस, एक बस के अंदर इनर्शिया को एक्सप्लेन किया गया है। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि कैसे बस जो है स्टार्ट होती है या स्पीड अप होती है तो पैसेंजर पीछे की तरफ पुश होते हैं, और कैसे जब स्लो होती है या स्टॉप होती है तो पैसेंजर्स आगे की तरफ पुश करते हैं, और जब टर्न लेती है तो पैसेंजर्स उसकी ऑपोजिट साइड पे पुश फील करते हैं। ये सारी एग्जांपल्स डेली लाइफ एग्जांपल्स थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। अब इसकी समरी देख लेते हैं। बिल्कुल वही बात, इसकी स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि मैं उसी स्टेट में रहूं, तब तक रहता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल या अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग जाती। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को समझा, उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, और लॉ ऑफ इनर्शिया उसको कैसे कहा जाता है, इनर्शिया है क्या, डेली लाइफ एग्जांपल से समझा न्यूटन्स लॉस को। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इंशाल्लाह उसको अगले लेक्चर में कवर करते हैं।